अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो मुझे फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहा है तो मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर लेके आती हूँ, जिसमें आपको कंप्लीट पेपर 1 एंड कंप्लीट पेपर 2 कंप्यूटर साइंस मैं पढ़ाती हूँ। इसके अलावा भी आप सभी लोगों के लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो JRF अड्डा एप्लीकेशन पर आता है। अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं करी है तो डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी ही एप्लीकेशन है। कंप्लीट बैच अगर आप लेना चाहते हो, पेड बैच पेपर 1 का, पेपर 2 का और पेपर 1 प्लस पेपर 2 का, सब कुछ अवेलेबल है। सपोर्ट नंबर आप लोगों को नीचे दिए हुए हैं, अगर आप कॉल करेंगे तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वो दे देंगे। इसके अलावा जो इग्निशन बैच है वो इग्निशन बैच आप ले सकते हो, जिसमें पूरे 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर लाइव सॉल्व करवा रही हूँ। पेपर 1 ओनली का लेना चाहते हो तो 2499 रुपीज़ का है, और अगर कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस करना चाहते हो तो आपका 3999 का है। बस इतने में ही आपका पूरा का पूरा 10 साल के प्रीवियस ईयर सॉल्व करवा रही हूँ। टोटल 5 एरेज है जो मैंने बनाए। एरेज का मतलब होता है होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ आइटम्स। कुछ ऐसे यूनिट्स होते हैं जो सेम नेचर के होते हैं, कुछ ऐसे यूनिट्स होते हैं कुछ सेम यूनिट के जो सेम नेचर के होते हैं, उनके बिहाफ पर ये एरे बनाया। ये मैंने पेपर 2 में भी बनाया था, वैसे ही पेपर 1 में बनाया है। सबसे पहले आता है आपका एरे 1, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा और आपका DI आएगा। ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और DI है ये मैं फंडामेंटल में मार्क करके चल रही हूँ। आपके जीवन में कुछ और आए या ना आए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड DI 100% श्योर है कि 5 सवाल इसके आएंगे और 5 सवाल इसके आएंगे। यानी कि आपको गारंटीड ये चीज पता है कि इन दोनों से आप लोगों के टोटल 20 नंबर हैं जो बनने के चांसेस बनते हैं। अब आप जितना मैक्सिमाइज कर सकते हो इस चीज को, उतना आप लोगों के लिए फायदा है। और ये चीज को करने के लिए और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को क्या लगानी है, प्रैक्टिस लगानी है। रोज एक DI, रोज एक RC। आपको पता है कि 50 दिन के बाद में या 40 दिन के बाद में आप उस सर्टेन पोजीशन में होंगे कि आप बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। यहां पर DI और RC के अंदर आपकी बेसिक ट्रिक वीडियोस बीच में आती रहेंगी। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी ट्रिक का बना रखा था, बट मेन फंडा जो है कि ये है कि भाई इसको सबसे ज्यादा स्कोरिंग मना के चलना है। नेक्स्ट आपकी आती है कम्युनिकेशन और टीचिंग। ये जो आप लोगों की यूनिट है, ये यूनिट और आपका रिसर्च ICT लॉजिकल रीजनिंग वाला जो यूनिट होता है, इसे आप लोग कोर यूनिट कह सकते हो। अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का पूरा जो पेपर 1 है उसको हम लोग 20 और 60% रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। 20% तो सर्टेनिटी के साथ में RC और DI लेके जा रहा है, 20% बची हुई चीजें लेके जाएगी, बट आपका जो 60% कोर पार्ट है वो आप लोगों की यूनिट्स हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन, टीचिंग, रिसर्च, ICT, लॉजिकल रीजनिंग। अब इनमें सीन ऐसा है, कम्युनिकेशन और टीचिंग ना कॉमन सेंस बेस्ड पेपर है, साथ ही साथ इसमें कितना ही पढ़ लो कहीं ना कहीं तो बाहर जाएगा ही जाएगा। ये मैं क्यों बता रही हूँ, आपके एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। आपने भी ये नोटिस किया होगा, हर साल कम्युनिकेशन में एक ऐसा टर्म आता है जो हमने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा होता है। टीचिंग में भी सेम ही चीज है, बट एक कॉमन सेंस ओरिएंटेड है। जितना ज्यादा आप सेंस क्रिएट करोगे इन यूनिट्स का, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। देन कम्स आपका रिसर्च, ICT और लॉजिकल रीजनिंग। ये कुछ ऐसी यूनिट्स है जिनको आपने अगर प्रायरली पढ़ा नहीं है, आपने कभी भी इनको नहीं पढ़ा है, तो आपके लिए थोड़ी ट्रिकी हो सकती है, थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है। तो आपको करना क्या है, इनके लिए थोड़ा खास ध्यान ये देना है कि आपको इनको एकदम क्लियर पिक्चर के साथ में पढ़ना है। और क्योंकि अब तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ किस पे बात कर रहे हैं, 50 टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं, तो ये जो 50 टॉपिक्स हैं इनके अंदर हम इनके मोस्ट फंडामेंटल यूनिट्स के टॉपिक्स उठाएंगे और उन टॉपिक्स को अच्छे से डीपली पढ़ेंगे। ये ऐसी चीजें हैं जो आपके बेसिक्स पर डिपेंड करती है। जितना अच्छे से समझोगे उतना ही अच्छे से काम करोगे। ये आपकी ऐसी यूनिट्स है जिसमें आपको समझ आना जरूरी है। मैं ये बोलना चाह रही हूँ, रटना से काम नहीं चलेगा या फिर कॉमन सेंस से भी काम नहीं चलेगा। आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है, आपको पता होना चाहिए एक्स फैक्टो क्या होती है, तो पता होना चाहिए। ये वाला सीन है। सेम चीज ICT के साथ आती है और लॉजिकल रीजनिंग के साथ में भी आती है, ठीक है ना। और इनमें हम जम के ट्रिक्स भी आप लोगों के पढ़ने वाले हैं। देन कम्स आप लोगों का मैथमेटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग का जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट होता है, ये आप लोगों के होते हैं प्रैक्टिस ओरिएंटेड यूनिट्स। प्रैक्टिस ओरिएंटेड क्यों बोल रही हूं, जितना ज्यादा इसमें आपने प्रैक्टिस करी उतना ज्यादा आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा। अब सीन ऐसा है, जैसे मैंने बोला, इसके लिए डेली हम लोग 1 RC DI करेंगे। इनके लिए हम लोगों को थ्योरी पढ़ना जरूरी है, ठीक है जी। ये थियोरेटिकल यूनिट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग की बात हो रही है, जैसे कि फैलेसी हो गया, इन्फरेंस हो गया, ये सारी चीजें हो गई, है ना। अब यहां पर मूव्स एंड फिगर हो गया,
ये जो आप लोगों का पार्ट है, ये है आप लोगों का प्रैक्टिस वाला पार्ट। जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग में तो आप जानते हो एवरेज हो गया, आप लोगों का परसेंटेज हो गया, आप लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, इनके क्वेश्चंस फिक्स हैं। रीजनिंग के अंदर बात करूं तो आप सब लोग जानते हो एनालॉजी पर एक सवाल बनता है आप लोगों का, सही है। इसके अलावा आपको पता है सीरीज पर एक सवाल आप लोगों का बनता है, डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ये प्रैक्टिकल वाले पार्ट में आते हैं लॉजिकल रीजनिंग के। तो लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो लॉजिकल रीजनिंग या मैथमेटिकल रीजनिंग, ये आप लोगों का सिनेरियो ऐसा है कि अगर आपको इससे पहले नहीं भी आता था तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको आपको ट्रिक्स के साथ में पढ़ना है, जो ट्रिक्स के क्लासेस आप लोगों के लिए लगेगी, ठीक है ना। आयुषी मैम मैथमेटिकल रीजनिंग वाला पोर्शन के ट्रिक्स बताएगी और मैं लॉजिकल रीजनिंग वाले ट्रिक्स आप लोगों को बताऊंगी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, क्लॉक, कैलेंडर, ठीक है। इसके अलावा सिलोजिज्म, वेन डायग्राम, ये सारे जो यूनिट्स होते हैं ये उनकी बात हो रही है जिसमें हमको ट्रिक सीखना है। जैसे आप लोगों को अगर कितने बच्चे हैं जो पुराने बच्चे जानते होंगे सिलोजिज्म का ट्रिक पढ़ाया हुआ है, एक बार फटाफट से लाइव चैट के अंदर थम्स अप हो जाए और मुझे लिखकर बताओ लॉजिकल रीजनिंग में सिलोजिज्म के अंदर मैंने क्या ट्रिक सिखा रखा है आप सभी लोगों को, देखूं कितना आपको याद है। सही है। एंड देन कम्स ऑफ कोर्स आप लोगों का पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट और आपका हायर एजुकेशन। ये यूनिट मुझे ऐसा लगता है कि ये स्पेशलाइजेशन वाली कैटेगरी में जाती है, ठीक है। हर किसी बच्चे का पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट और हायर एजुकेशन अच्छा नहीं हो सकता, ऐसा मुझे लगता है। हद मार के हम DIRC भी कर लेंगे, मैथ्स रीजनिंग को भी एक बारी के लिए मैं मान लेती हूँ, लॉजिकल रीजनिंग, ICT, रिसर्च, टीचिंग, कम्युनिकेशन, ये सब भी हम लोग थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। बट एनवायरमेंट और हायर एजुकेशन ऐसा है, देखो या तो हो सकता है कि मेरा ये कुछ खास सॉफ्ट कॉर्नर है इनके लिए क्योंकि मैं इनको छोड़ के जाती थी हर साल, अभी भी जाती हूँ, बट ये ऐसी यूनिट्स है जिनके लिए वाकई में आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए। ऐसा क्यों? इनका कोर्स है बहुत ही ज्यादा डीप और बहुत ही ज्यादा वाइड। एनवायरमेंट, पीपल डेवलपमेंट, तीन बड़े बड़े मेजर डोमेन। हायर एजुकेशन में आपको पता है कि एंशिएंट से लेकर मॉडर्न से लेकर जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वहां तक ये वेरी करता है। तो ये जो दोनों यूनिट्स है ये बहुत ही ज्यादा वास्ट है, इनको पढ़ने बैठोगे तो 2 साल तो इनको पढ़ने में ही निकल जाएंगे, ये इतने बड़े टॉपिक्स हैं, इसीलिए दे रिक्वायर स्पेशलाइजेशन। कुछ टॉपिक्स हैं जो ऑफ कोर्स यहाँ से आप लोगों के निकल के आने ही वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करूं तो देखो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर कुछ मेजर फोकस वाले एरिया कौन कौन से होते हैं। टीचर की पर्सनालिटी, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जिसके अंदर टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के साथ में हम लोग इसको पढ़ते हैं, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, की एंड हेल्पिंग बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग हो गया, लेवल्स ऑफ टीचिंग हो गया, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टीचिंग या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन हो गए। ये कुछ ऐसे एरियाज है जो 2020 के अंदर बहुत ही ज्यादा फोकस से आप लोगों के NTA एग्जाम के अंदर पूछे गए थे, है ना। इसी के बाद में अगर बात करूं तो देखो आप लोगों का जो रिसर्च एप्टीट्यूड वाला सिनेरियो है, रिसर्च एप्टीट्यूड वाले सिनेरियो के अंदर टाइप्स ऑफ रिसर्च, ठीक है, आप लोगों का सैम्पलिंग फोकस में रहा, आप लोगों का रिसर्च एथिक्स फोकस में रहा, देन आप लोगों का रिसर्च एथिक्स के बाद हाइपोथेसिस आया और आप लोगों का वेरिएबल वाला पार्ट आया। वेरिएबल बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, इन पर बहुत फोकस किया, कॉन्फाउंडिंग क्या है, कैसे हम लोग मेजर करते हैं, डाइकोटोमस क्या होता है ना, अगर पॉली होता है तो कैसे काम करता है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट पे कैसे डिफरेंस होता है, इनके क्या क्या अलग अलग नाम होते हैं। 2020 के अंदर वेरिएबल वाले टॉपिक पर काफी फोकस किया था और रिसर्च आया भी इन जनरल काफी ज्यादा था। अगर सिनेरियो देखा जाए तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर साल सर्टेन रहते हैं। ये सब जो मैं टॉपिक्स बनाते जा रही हूँ ना, इन टॉपिक्स को सोचते रहना, ध्यान रखते रहना, क्योंकि मैं सिर्फ 2020 नहीं 2021, 22 और 23 तीनों का बताऊंगी और उनसे मैंने एक एवरेज निकाल के आपके लिए ये 50 टॉपिक्स निकाले हैं, ठीक है ना। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो देखो नेक्स्ट बात जो है वो आप सभी लोगों की कम्युनिकेशन की होती है, जैसे कि आप लोगों के मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव क्लासिक कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स हो गए और मास मीडिया हो गया। अब मास मीडिया जो है वो ताजा ऐड हुआ था, जो ताजा टॉपिक ऐड होते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना जी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके होते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो कम्युनिकेशन एक ऐसा यूनिट है जो हर साल इसी के आसपास घूमता है, बट स्टिल हर साल इन टॉपिक्स के अंदर कुछ ना कुछ नई टर्म है जो आप लोगों से पूछी जाती है ना, कुछ ना कुछ नई टर्म है जो आप लोगों से पूछी जाती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आप लोगों का क्या है, लॉजिकल रीजनिंग है। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिकल वाला पार्ट जो है वो 2020 के अंदर जो है वो आप लोगों का बहुत ही ज्यादा आया था।
यानी कि ब्लड रिलेशन पे से क्वेश्चन आया था, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से आप लोगों के काफी क्वेश्चंस बने थे, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट से आए थे। मेरे को बहुत शॉकिंग लगता है ये चीज जब मैं बच्चे मुझे आके बताते हैं कि मैम हमने तो पजल और सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ा ही नहीं एनटीए के अंदर। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये आपकी गलती है, और अगर कोई नहीं पढ़ा रहा है एजुकेटर तो उनकी भी गलती है। मैं रिफ्रेन नहीं करूंगी ये बोलने में, आपको पढ़ाना चाहिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है। आपको याद है ना, सर्कुलर टेबल के अराउंड बिठा देते हैं, है ना, टेबल स्क्वायर टेबल के अराउंड बिठा देते हैं, रेक्टेंगल टेबल के अराउंड बिठा देते हैं, लोगों को क्लास में अरेंज कर देते हैं। रैंकिंग एंड ऑर्डर भी इसी का एक स्पेशलाइज्ड केस ही तो है, जिसको मैथ्स के साथ में ज्वाइन करके बताते हैं। अगर मेरे आगे 30 लोग हैं, मेरे पीछे इतने लोग हैं, तो बताओ मेरी पोजीशन कौन सी है, टोटल क्लास में इतने बच्चे थे। ये सब चीजें जो है ये सिटिंग अरेंजमेंट और पजल में ही आती है। बेसिक लेवल का आता है, ज्यादा डीप नहीं आता है, बट आप लोगों के लिए आता है, ऐसा नहीं बोल सकते हो कि नहीं आता है, ठीक है ना। देन अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए तो डायरेक्शन हो गया आप लोगों का एक यूनिट। डायरेक्शन यूनिट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्शन सेंस हर साल एक सवाल आता है। डायरेक्शन में अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग आराम से पढ़ेंगे। देन आता है क्लॉक एंड कैलेंडर, इससे बड़े सवाल बना था, और 2020 के अंदर क्लॉक का सवाल बहुत ही डिफिकल्ट आया था। कॉमर्स का अगर किसी ने पेपर दिया था तो उनको याद होगा, ठीक है ना। मैंने फर्स्ट टाइम क्लॉक पढ़ाया था पेड बैच के अंदर, जब मैं प्लस पे पढ़ाती थी, तो वहां पर ये आप लोगों का सवाल बना था क्लॉक का, और ये सवाल वाकई में बहुत डिफिकल्ट था। देन आता है फैलेसी, और फिर आप लोगों का इंडियन लॉजिक। इंडियन लॉजिक 2019-20 तक इतना चलन में नहीं था, अभी 21 का पेपर दिखाऊंगी फिर देखना। देन आपका आता है मैथमेटिकल रीजनिंग, जिसमें एज आ गया, स्पीड डिस्टेंस टाइम आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, एवरेज आ गया, टाइम एंड वर्क आ गया। ये वाला सारा का सारा सिनेरियो जो है ये आप लोगों का चलता है। मैथ्स की लाइन हमेशा आप देखना ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी, ऑलमोस्ट सेम रहने वाली है ना, आप लोगों को हमेशा से समझ में आएगा। अगर बात करी जाए आईसीटी की, तो क्योंकि मेरा है तो देखो मैं अलग से शो करूंगी इसको। आईसीटी का अगर मैं बात करूं तो देखो टाइप ऑफ मेमोरी आप लोगों को पता ही है, मेमोरी यूनिट कभी नहीं छूटी जाएगी। वर्चुअल है कि नहीं है, रैम रोम हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गया, डायनामिक रैम हो गया, वर्चुअल रैम हो गया, ठीक है ना, आप लोगों का स्टैटिक रैम हो गया, कैश हो गया, रजिस्टर्स हो गए, सारे के सारे के टाइप्स ऑफ मेमोरी इंपॉर्टेंट। मेमोरी की मेजरमेंट यूनिट जो कि आपको लोगों को याद हो, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, ठीक है, पीबी, ईबी, मतलब कूपर बाइट तक आप लोगों को पढ़ाई हुई है, तो वहां से आप लोगों का सवाल आता है। देन आप लोगों को सर्च इंजन और वेब ब्राउजर, ये बहुत ही ज्यादा 2020 के अंदर आया था, इनके एग्जाम्पल्स दिए गए थे, पूछा गया था कि ये सर्च इंजन है कि वेब ब्राउजर है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आए थे। देन आप लोगों की टाइप्स ऑफ अटैक, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल हाइजीन हमेशा से एनटीए ने हमेशा कंसिडर किया है। ये मैं आपको इसलिए नहीं पढ़ाती हूँ कि मेरा सब्जेक्ट है तो मुझे मजा आता है, बट स्टिल आप हर बार देखना किसी ना किसी अटैक से सवाल आता है, वायरस से आएगा, स्पैम से आएगा, ठीक है ना, मैलवेयर के किसी भी अटैक से क्वेश्चन आता है, ट्रोजन हॉर्सेस से, फिशिंग से हर साल सवाल आता है। तो आप लोगों का ये हो गया टाइप्स ऑफ अटैक। देन आपके डिजिटल इनिशिएटिव से सवाल आता है, यानी कि जैसे नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन हो गया, हमारे देश में 2015 में मोदी जी आए और मोदी जी ने नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन को लॉन्च किया, जिसके तहत बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स हमारे देश में बनने लगे, है ना। आप लोगों को याद हो परम सिद्धि, जिसका नाम हम इतना सुनते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे को वर्ल्ड रैंकिंग में पहली बार टॉप 100 के अंदर लेके आने वाला परम सिद्धि आया। फिर उसके बाद परम की बहुत सारे सीरीज आए। अब लेटेस्ट कौन सा चल रहा है, उसमें क्या काम हो रहा है, किसने उसे बनाया है, तो ये सवाल आप लोगों के बने। देन आप लोगों का आता है नेटवर्किंग, यानी कि इंटरनेट एंड इट्स रिलेटेड टर्म। आईसीटी का सिलेबस देखोगे एनटीए में, एनटीए के वेबसाइट पे जाके, तो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है सिर्फ इतना सा, इंटरनेट एंड इट्स रिलेटेड टर्म। ये पूरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट छोड़ो, ये पूरा एक मैं कह सकती हूँ, इस पर मैं पूरी की पूरी पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकती हूँ। ये इतना बड़ा टॉपिक है, इंटरनेट एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स, इसमें सब कुछ आता है, सब कुछ, बट उसने तो बस लिख दिया। बट यहां से आप लोगों का नेटवर्किंग पे सवाल, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लैन, वैन, पैन, मैन, ठीक है ना। इसके अलावा इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट में क्या डिफरेंस है, फिर उनके कुछ कुछ नेटवर्किंग वाले सवाल आप लोगों से बोले, टोपोलॉजी क्या होती है, ये सारे सवाल आप लोगों के यहाँ पर पूछे गए थे। लेटेस्ट जो आप लोगों का अभी एग्जाम हुआ है फरवरी के अंदर, उसके टॉपिक्स पर बात कर लेती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की, ऑनलाइन कोलैबोरेशन पे आप लोगों का सवाल बना, टूल्स पे, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन पर आप लोगों के लिए सवाल बना, टाइप्स ऑफ लर्निंग पर आप लोगों के लिए सवाल बना, मेथड्स ऑफ टीचिंग, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है जिन पर सवाल बना, रिसर्च में इफेक्ट्स पर सवाल बना, अगेन प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है, हॉथरोन इफेक्ट क्या होता है, याद है ना, पढ़ाया था। रेफरेंसिंग स्टाइल्स, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, टाइप्स ऑफ रिसर्च, सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड टाइप्स ऑफ स्केल। ये अभी जस्ट थर्सडे या वेंसडे वाली क्लास है जिसमें टाइप्स ऑफ स्केल पढ़ाया था, उसके जस्ट बाद इफेक्ट्स और एरर्स पढ़ाया लास्ट वीक पे यूट्यूब चैनल पर, सही।
हाइपोथेसिस टेस्टिंग तो आपको पता ही है, सैम्पलिंग पता है, टाइप्स ऑफ रिसर्च पता है, रिलायबिलिटी वैलिडिटी बोल दिया मैंने आपको, रेफरेंसिंग स्टाइल भी बोल दिया, इफेक्ट्स भी बोल दिया। रिसर्च एप्टीट्यूड का 2023 का एनालिसिस। कम्युनिकेशन के अंदर आप देख सकते हो हॉट मीडिया कूल मीडिया आया था आज सुबह भी, क्लिस्टर क्लियर के अंदर मैंने आप लोगों को हॉट मीडिया कूल मीडिया का ही वीडियो दिया है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन हर साल फिक्स है। मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन आपको पता ही है ना, एसएमसीआर मॉडल हो गया है, बाकी सारे मॉडल्स के ऊपर बात करते हैं, रचना मैम आप लोगों को पढ़ाएगी कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन पे आप लोगों का सवाल बना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आप लोगों की यूनिट आ जाती है लॉजिकल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सेंस और स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन हर साल की जैसे भर भर के आया। फैलेसी में आप लोगों की फॉर्मल फैलेसी एंड मूड्स एंड फिगर्स, इनका सवाल भी काफी ज्यादा पूछे गए। कंपैरेटिवली इनफॉर्मल फैलेसी हर साल ही ज्यादा पूछी जाती है क्योंकि होती भी बहुत बड़ी है, 25-30 टाइप की इनफॉर्मल फैलेसीज होती है तो ज्यादा ही पूछी जाती है। सही है। देन आप लोगों के लिए इमीडिएट इन्फेरेंस इस साल का हॉट टॉपिक रहा। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन एटलीस्ट, कभी कभी तो 2 क्वेश्चन आप लोगों के आए। नॉट जस्ट दैट, लॉजिकल रीजनिंग इन जनरल में एक चीज बताना चाहती हूँ आप सभी बच्चों को, क्यों मैं आपको ये दिखाई हूँ 2020 का, क्यों इतना मैंने माथापोड़ी करी, क्यों इतना आपके लिए एनालिसिस किया, 21 का भी किया, 22 का भी किया, 23 का भी कर रही हूँ, हर बार आप लोगों को लॉजिकल रीजनिंग का लाइन मेंशन कर रही हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ? लॉजिकल रीजनिंग सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक नहीं, एक यूनिट नहीं है आप लोगों के पेपर 1 में। लॉजिकल रीजनिंग एक सब्जेक्ट है जिसकी मदद से आप सभी लोगों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा मदद आती है। जो कॉग्निशन है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है। मैथमेटिकल रीजनिंग तो है, वो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के साथ में सॉल्व होती है, बट लॉजिकल रीजनिंग लॉजिक्स पर काम करती है, और लॉजिक्स अगर आपकी लाइफ में करेक्ट है तो आपको इन जनरल बहुत हेल्प मिलती है डिसीजन मेकिंग के अंदर। हम हर चीज का डिसीजन लॉजिक्स के बिहाफ पर ही लेते हैं, ये उसी की रीजनिंग है। दिमाग लगा के ये ढूंढना कि हम दिमाग कैसे लगाएं, ये वो वाला खेल है। तो लॉजिकल रीजनिंग पढ़ के, इनके बेसिक समझ के आप अपने पेपर 2 में भी अप्लाई कर सकते हो और आप अपने रियल लाइफ के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। तो लॉजिकल रीजनिंग एनटीए इसीलिए बार बार इंक्लूड कर रहा है क्योंकि आपको वो टीचर बनने के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल देखना चाह रहा है। आप समझने की कोशिश करें कि वो हर साल ये करने की कोशिश आप लोगों के लिए कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये समझो कि मेरे से जो भी पूछा जाएगा वो क्यों पूछा जाएगा। अगर क्यों का जवाब मिल गया तो क्या तो आप लोगों के सामने है, आपके सामने है। सही। आगे बात करूं, इंडियन लॉजिक आया था पर इतना नहीं आया था, 2021-22 के कंपैरिजन में कम आया था। मैथमेटिकल रीजनिंग दिख रहा है, एससीसीआई हो गया, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज हर बार की जैसे सेम है, ठीक है ना। बस मैं ये प्रायोरिटी वाइज बता दी हूँ कि एसआईसीआई सबसे आगे आगे मेरी प्रायोरिटी में 2023 में, और जून में भी आएगा मेरी प्रायोरिटी में, ठीक है। नेक्स्ट आईसीटी की बात करूं तो इस बार आप सभी लोग खुद ही बता दोगे, यहाँ पर वेब जनरेशन से सवाल आए थे कि नहीं आए थे? वेब 1.0, 2.0, 3.0, कौन करता है क्रॉल, कौन कर रहा है वॉक, कौन कर रहा है रन, बोलो आया कि नहीं आया? ट्विटर कौन से वेब की जनरेशन में आता है? फेसबुक कब आया था? टेलीग्राम कब आया था? वीडियोस किस में आते हैं? है कि नहीं बता दीजिए भाई, ठीक है। और आज कमेंट आना चाहिए, देखो अगर आपके लिए काम हो रहा है तो कमेंट आना चाहिए कि हाँ मैम ये हुआ था। मैं कोई भी चीज कभी भी, मेरे को आदत नहीं है ये रिजल्ट अपने आप, जब बच्चा पेपर दे के आता है उस दिन बात करती हूँ और जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन बात करती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि ये आपने देखा होगा। अब आप मानो नहीं मानो, ठीक है, अंदर मन से आप जानते हो कि हाँ मैम आया था। देन एक्सेल पर सवाल आए। अब एक्सेल पर सवाल जो है वो बड़े अजीब है, और मैं फिर कहूंगी एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल या कुल मिला के एमएस ऑफिस मेरी लीस्ट प्रायोरिटी रहेगा। मैं एक सवाल के लिए इतना सारा कंटेंट नहीं पढ़ने में बिलीव करूंगी, रादर कम कंटेंट से ज्यादा सवाल बने, मैं वो उस पर ट्राई करूंगी, ठीक है। नई टेक्नोलॉजीज पर आप लोगों के सवाल बने, सही है। कंप्यूटर नेटवर्किंग, फाइल के फॉर्मेट्स हर साल आते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड फाइल फॉर्मेट्स। मेमोरी यूनिट्स हो ही गया, अटैक्स हो ही गए, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के अंदर प्रिंटर, स्कैनर, बाकी सारे के सारे मेमोरी यूनिट्स सब हो गया आपका, राइट। तो अगर मैं कुल मिला के आप लोगों को बोलूं तो पेपर 1 का एक एनालिसिस है जो मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे लेवल बाय लेवल, ईयर बाय ईयर चीजें चेंज हो रही है। अब देखो ध्यान से, 2 इंपॉर्टेंट चीजें, ये जो सारे के सारे टॉपिक मैंने आप लोगों को लिखे हैं, अगर आप सभी लोग इनको पढ़ना चाहते हो, देखो अगर कोई पेड पे है तो उसको कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सर्च उसके पास है, वो काम कर सकता है। और अगर आप सभी लोग यूट्यूब पे पढ़ रहे हो तो आपको करना यह है, यूट्यूब का सर्च टैब होता है, ठीक है ना, होता है यूट्यूब का सर्च टैब। अगर आप लोगों को डायरेक्टली जेआरएफ अड्डा
की वेबसाइट पर जाके या JRF अड्डा के चैनल पे जाके आपको डायरेक्टली रिसर्च एप्टीट्यूड की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, टीचिंग एप्टीट्यूड की अलग से बनी हुई है, ICT की अलग से बनी हुई है, लॉजिकल रीजनिंग की अलग से बनी हुई है, या तो प्लेलिस्ट वाइज आराम से आप पढ़ाई कर सकते हो, सही है। या आप क्या कर सकते हो, जो मैंने टॉपिक बोला, जैसे मैंने बोला टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी या रिलायबिलिटी, आपको लिखना है बाय अदिति मैम, आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। लेटेस्ट वीडियो देखना है क्योंकि सबसे ज्यादा लेटेस्ट मैंने उसी में पढ़ाया होगा। हो सकता है कि क्योंकि आपको पता है ना कि मैं पिछले 3-3.5 साल हो गए हैं, तो हो सकता है कि आपको मेरा कोई पुराना वीडियो भी मिले, जो भी ऑफ कोर्स आप लोगों के लिए यूटिलिटी वाला ही होगा क्योंकि मैंने कभी घास काटने की कोशिश नहीं की है, बट स्टिल आपको लेटेस्ट वाला वीडियो देख लेना है, ठीक है। यूजुअली JRF अड्डा पर जो वीडियोस मैंने बनाए हैं वो मैंने इसी बिहाफ पे बनाए कि मुझे एक ही टॉपिक को 1000 बार पढ़ाना नहीं है, मैं एक ही वीडियो बनाऊं और वो 1000 बार बच्चा देख सकता है। क्या उसमें उतना कंटेंट है, क्या उसमें उतना दम है, क्या मेरे में उतना दम है कि मैं आपको एक क्लास में इतना कंटेंट दे दूं कि आप उसको 50 बार देख सकते हो, वो सोच के मैं वीडियो बनाती हूँ। तो आपको मिल जाएगा, या तो प्लेलिस्ट वाइज सर्च कर लो या ऐसे टॉपिक डायरेक्टली ढूंढोगे मिल जाएगा, रिसर्च बाय अदिति मैम लिखोगे वीडियोस मिल जाएंगे, ICT पे लोगे मिल जाएंगे, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। अब बच्चों की जो प्रॉब्लम्स है वो मैं आपको बताती हूँ कि बच्चों की क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि मैम हमको ये समझ में नहीं आती कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है और डिस्ट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, ठीक है। आपके पास में डिस्ट्रैक्शन है और आपके पास में टू मच चॉइसेस हैं। जब टू मच चॉइसेस होती है तो आदमी वैसे ही कंफ्यूज होता है क्या चूज करे क्या नहीं चूज करे, और इस कंफ्यूजन के अंदर आपका 1 महीना कहाँ निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ऑनेस्ट फैक्ट बता रही हूँ, जो बच्चे जिनको ऐसा लगता है ना क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है क्या है समझ ही नहीं आएगा। इसीलिए कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ मेरे वीडियोस देखो सब कुछ हो जाएगा, नहीं, सेल्फ एनालिसिस करो, अपना पेपर बैठो खोल के देखो और खुद देखो कि यार मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ है, ये क्वेश्चन, और सबको इतना पता होता है कि ये क्वेश्चन कौन सी यूनिट का है, ये क्वेश्चन कौन सी यूनिट का नहीं पता है, जाके गूगल पे सर्च करो, जाके यूट्यूब पे सर्च करो, टॉपिक का नाम ही लिख दो, टॉपिक के नाम से आप लोगों के पास में बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे, उस वीडियो के ऊपर उसका यूनिट लिखा होगा, तो आपको यूनिट मार्किंग करनी है कि इस यूनिट से ये सवाल था, इस यूनिट से ये सवाल था, इस यूनिट से टोटल इतने सवाल थे, इस यूनिट से टोटल इतने सवाल थे। ये आप कर लोगे, अपने अपने पेपर के लिए तो कर सकते हो, जेनेरिक वीडियोस तो आप लोगों के लिए आते ही हैं, कर लिया। अब मैं ये कह रही हूं कि इससे आपका 1 महीने का समय बचेगा, नहीं तो आप जितने वीडियोस देखोगे उतना माथा खराब होगा, उतने हजारों पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को मिलेंगे, क्योंकि सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं और सब अपना बेस्ट ही दे रहे हैं, तो वो अपनी जगह गलत नहीं है। हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है, हम कैसे अपना समय बचा सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स के साथ में मैंने फेस करी है वो क्या आती है कि हमको ये चलिए ठीक है समझ में आ गया, इस यूनिट से ये पढ़ना है, उस यूनिट से ये पढ़ना है, पर ये नहीं समझ में आता कितना डेप्थ में पढ़ना है, क्योंकि NTA तो बहुत ही प्यारे हैं, उन्होंने तो सिलेबस में लिख दिया इंटरनेट एंड रिलेटेड टर्म्स। अब इंटरनेट खुद इतना बड़ा है मैम, उसमें कैसे पता चलेगा कितना डीप जाना है, कितना ज्यादा पढ़ना है, किसी टॉपिक को कितना लेंथ वाइज या डेप्थ वाइज लेके जाना है, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, इसके लिए हम लोगों को हमारे प्रीवियस 5-6 साल के पेपर्स प्लस हम लोगों को ट्रेंडी जो आप लोगों के टॉपिक्स है उसके ऊपर बात करनी होगी। जैसे इस बारी आपके ज्यादातर जो करंट अफेयर है ना, उन करंट अफेयर को रिलेट करके स्टैटिक क्वेश्चंस बने हैं। अब ये मुझे कैसे पता चला, मैंने जब पेपर एनालाइज किया तब मुझे ये चीज समझ में आई। पेपर एनालिसिस के साथ में जो आप लोगों का आसपास का एनवायरमेंट होता है वो भी बहुत जरूरी होता है। जाहिर सी बात है एप्टीट्यूड डेवलपमेंट की जब मैं बात करती हूँ तो एप्टीट्यूड सिर्फ किताबों को पढ़ के नहीं आता है, आपका आसपास का एनवायरनमेंट देखो, एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करो कि यार एग्जामिनर ऐसा पेपर बना क्यों रहा है, क्यों पूछ रहा है ऐसी सारी चीज, क्या पढ़ना है, कितने डेप्थ में पढ़ना है, दोनों का सोल्यूशन देने की कोशिश करी है, गो टू एक्शन देने की कोशिश करी, होता है नहीं होता है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये आता है कि जो आपके एसोसिएट लेवल वाले बच्चे हैं, ज्यादातर बच्चों का ये कॉमन सवाल होता है मैम मैं 3-4 अटेम्प्ट दे चुका हूँ या 2-3 अटेम्प्ट दे चुका हूँ, मेरा नहीं हो रहा है सिलेक्शन, या मेरा नहीं बन रहा है, इतना ही स्कोर बनता है, पिछली बार इतना स्कोर बना था इस बार इतना स्कोर बन रहा है, ये डाउट बहुत ही ज्यादा आते हैं। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, जिनको ऐसा लगता है कि जो मेरा स्कोर है वो मेरा बेस्ट यही स्कोर आ रहा है, मेरा स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, मेरे हिसाब से उनको नंबर ऑफ टॉपिक्स इंक्रीज करने चाहिए, उनको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ये जो बच्चे हैं ना, मैं फिर कहती हूँ इनसे और इनसे ज्यादा इन वाले बच्चों को पढ़ना पड़ेगा। क्यों, जो पढ़े हो या जो थॉट प्रोसेस आपने किसी टॉपिक की बनाई है शायद वो गलत भी बनी हुई है, तो आपको पहले उसको हटाना पड़ेगा और फिर नए तरीके से पढ़ना पड़ेगा। इन बच्चों के लिए बेसिक्स बहुत जरूरी है। एक खाली पेपर पर, एक खाली पन्ने पर लिखना बहुत आसान है,
पर एक लिखे हुए पन्ने को मिटा के दोबारा से उस पर कुछ लिखना बहुत मुश्किल होता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। ये वो बच्चा है जिसको पता ही नहीं है कि क्या पढ़ना है, तो उसके लिए तो सब कुछ अच्छा ही है, वो बेसिक से ही पढ़ेगा, रिस्पेक्ट करेगा टॉपिक की भी और टीचर की भी, कि हाँ कुछ अच्छा वो सिखा रहे। ये और ये वाले जो है ना वो थोड़ा क्या है, जिनके ऊपर थोड़ा सा लिखा हुआ है और लिखी हुई चीज पर मुझे फिर थोड़ा कुछ आगे कंटिन्यू करना है या मिटा के कुछ नया लिखना है, तो वो ज्यादा मुश्किल काम है। तो आप बच्चों के लिए क्या जरूरी है कि अपना ईगो कम करना है और अपने आप को दोबारा से ये समझाना है कि नहीं यार, शायद तुझे और पढ़ना है, शायद तेरी और गलती है। 3-4 अटेम्प्ट तूने दिया है तो 3-4 अटेम्प्ट में एक पैटर्न होगा जिसमें आप पर्टिकुलरली गलती कर रहे हो। शायद आपको उस पैटर्न को बदलने की जरूरत है, पढ़ने के तरीके को बदलने की जरूरत है। नेचुरल इंस्टिंक्ट किसी इंसान का बदलना नहीं जा सकता। मतलब ऐसा नहीं मैं ये बोल रही हूँ कि सुबह की जगह शाम को पढ़ना शुरू कर दे, मैं वो नहीं बोल रही हूँ। किसी एक टॉपिक को देखने का नजरिया शायद बदलना पड़ेगा। शायद आप लोगों का जो क्वेश्चन सॉल्व करते समय जो आप ट्रिक लगा रहे हो, शायद वो आपको बदलने की जरूरत है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने आप कर रहे हो उससे ज्यादा करने की जरूरत है। 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते दिन में, शायद 15 करने की जरूरत है। तो ये वो वाला सिचुएशन है। एंड देन आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन वाला बच्चा ये वो बच्चा है जो मेरे हिसाब से डीमोटिवेट होना इसका बनता भी है। ये ठीक कर रहा है, इसने पढ़ा भी ठीक से है, नोट मेकिंग भी ठीक से करा है, सब ठीक किया है, कट ऑफ नहीं पार कर रहा है। देखो यहां पर एक तो हो गया लक फैक्टर जो बहुत ज्यादा मैटर करेगा, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जैसा मैंने कहा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब ये होता है आपने सब पढ़ लिया, सब अच्छे से पढ़ा है, नोट्स भी अच्छे से बनाया, रिवाइज भी अच्छे से किया है, बट एग्जाम में जाके मैम जो आपका एप्लीकेशन है ना वो इंप्रूव नहीं हो पा रहा है। तो ये जो है ना ये मियरली क्या है, प्रैक्टिस का गेम है। आपको अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी है। ये नहीं सोचना है कि हम लास्ट के 1 महीने में टेस्ट सीरीज लगाएंगे, आपको अभी से लगानी है। पिछले 10 साल के पेपर का बुलिंदा निकाल दो और शुरू हो जाओ, दोबारा से निकालो। और इसमें आपको लेजीनेस नहीं रखना है, लगातार क्वेश्चंस निकालते चलना है। जितना ज्यादा क्वेश्चन निकालोगे, अच्छी बात है ना, वो क्वेश्चन आपने पहले निकाला है, अगर पहले 2 मिनट में निकाला था तो अब भाई तेरे को आता है तो 1 मिनट में निकाल, समय ही तो कम लगेगा। जितना ज्यादा पॉसिबल है उतने ज्यादा क्वेश्चंस निकालने की कोशिश करनी है। प्रैक्टिस यहाँ पर मुझे लगता है कि होता है। तो मेरे हिसाब से जो मैं आपको क्यूमुलेटिवली समझाना चाहती थी वो मैं समझा पाई हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ। आई होप कि आप सभी लोगों को मेरी बातें जो है वो समझ में आई होगी और क्लियरली दिखा होगा कि क्या है कैसे है। ठीक है, आप जो और गलतियां जो मैंने लिखे भी हुए हैं, ये कमेंट्स ही हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, इसी के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। देखो ज्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वो ये भी कमेंट करते हैं मैम कि हम जो है ये चीज बाद में पढ़ लेंगे, ये चीज बाद में पढ़ लेंगे। जैसे ज्यादातर बच्चे, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि पेपर 2 का सिलेबस बड़ा है तो पेपर 2 से शुरू करते हैं, और जो आप लोगों का पेपर 1 होता है उस बेचारे को कर देते हैं नेग्लेक्ट, और ये जो पेपर 1 है यही एग्जाम के अंदर बैंड बजा देता है। अगर आपके साथ में भी ये गड़बड़ हो रही है, आपके साथ में भी ये प्रॉब्लम है, तो मेरे हिसाब से ये आपको नहीं करना है। पेपर 1 भले ही आपके पेपर में इंपॉर्टेंट हो या नहीं हो, मतलब कुल मिलाकर होता है ना रेयर और कॉमन, कोई भी सब्जेक्ट आपका हो, चाहे 10,000 बच्चा पेपर दे रहा हो, चाहे आपके सब्जेक्ट में 70,000 बच्चा पेपर दे रहा हो, आज के टाइम पर पेपर 1 सभी के लिए उतना इंपॉर्टेंट है। 90% स्कोर अगर आप पेपर 1 में कर लेते हो तो सोचो ना कितनी हेल्प मिलती है। मैंने आपको पैटर्न के बारे में बताया, मैंने बोला 200 नंबर लाने, भाई 200 नंबर के लिए पेपर 1 के अंदर तू 30 नंबर ला रहा है तो यहां पर ये सोच रहा है कि तुझे 170 लाने पड़ेंगे। अगर तू यहीं पर 60 लेके आएगा तो तेरे लिए ऑलरेडी ये चीज जो है वो कम हो जाएगी, तेरे को 140 लाना पड़ेगा। अगर तू यहां पर ट्राई करे और 80 नंबर ले आए तो भाई 120 ही लाना पड़ेगा। तो आपको आपका कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि पेपर 1 को अगर आप नेग्लेक्ट करो, जैसे मुझे कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट से हमेशा ये डाउट रहता है, हमेशा कंप्लेन रहती है उनसे ये चीज की कि वो पेपर 1 नहीं पढ़ते हैं। अभी जब आया ना तो सबके स्कोर्स मैंने पूछे, भाई किसके कितने कितने स्कोर आए, और सबने मुझे बताया इतने इतने स्कोर आए हैं। और मैं फिर कहती हूँ कि उनमें से 90% बच्चा ऐसा है जिसने पेपर 1 पढ़ा ही नहीं, या पेपर 1 किसके लिए छोड़ देते हैं कि बाद में पढ़ लेंगे, लास्ट के 1 महीने में पढ़ लेंगे। किसी तो वीडियो में सुना था कि पहले पेपर 2 कवर कर लो फिर लास्ट में पेपर 1 पढ़ लेना, नहीं। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी इधर से ही होगा, सबसे ज्यादा जो है वो यहां पर यहीं से कंफ्यूजन शुरू होगा, क्योंकि पेपर 1 ही है जो भरमार वीडियोस मिलेंगे। 90% वीडियोस आपको पेपर 1 के ही मिलेंगे, तो यहाँ पर तो कंफ्यूजन होना बनता ही है। इसीलिए कह रही हूं कि आपको अपना परफेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढना है, और जो बाद के वाले पॉइंट्स है ना वो बाद के वाले पॉइंट्स को नहीं रखना है। ये नहीं सोचना है कि बाद में पढ़ेंगे, अभी से कवर करते हुए चीजों को चलना है।